नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है। कारण ये है कि इसके क्वेश्चंस जो हैं एडवांस लेवल के हैं, न तो ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिखाई देगी और न ही एससीईआरटी की पुस्तकों में दिखाई देगी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा प्रैक्टिस सेट को और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किसे चीनी सभ्यता के उदय का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है? ध्यान से देखिए ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर बी सही है। वांगहो या पीली नदी घाटी को चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसी क्षेत्र में प्राचीन चीन की प्रारंभिक कृषि बस्तियों और राजवंशों का विकास हुआ था। इसीलिए वांगहो नदी अक्सर चीनी सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपके एसएसटी सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, उनको हल कीजिए। आपका एसएसटी सब्जेक्ट से 60 में 60 आने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ब्लैकफुट लोग निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि में मुख्य रूप से लगे हुए थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, शिकार। और ये जो ब्लैकफुट लोग थे उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख मूल निवासी जनजाति थी। ये लोग मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर थे, विशेषकर बाइसन जंगली भैंस के शिकार पर। इनके भोजन, वस्त्र और दैनिक जीवन की अनेक आवश्यकताएं बाइसन से पूरी होती थी। सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी सही है, अटलांटिक महासागर। सारगासो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक विशिष्ट समुद्री क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह किसी सीमा स्थल से नहीं बल्कि महासागरीय धाराओं से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र सारगैसम नामक समुद्री शैवाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध अदाना मैदान किस देश में स्थित है? मिस्र, तुर्की, ईरान, इराक। ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स, तुर्की। अदाना मैदान तुर्की के दक्षिणी भाग में स्थित एक उपजाऊ मैदान है और यह जो क्षेत्र है विशेष रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधाओं के कारण यहाँ पर कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बंगाल का विभाजन आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने। और यद्यपि घोषणा जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन ये 16 अक्टूबर 1905 से आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन व्यापक रूप से प्रसार हुआ, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? लैप्स की नीति, बी है सहायक संधि की नीति, सी है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, डी भारी कर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। 1857 के विद्रोह के अनेक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे, किंतु इसका तत्कालिक कारण अगर आप देखेंगे तो एनफील्ड राइफल के चर्बी लगे कारतूस थे। सैनिकों में यह धारणा फैल गई थी कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, जिन्हें प्रयोग से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी और व्यापक असंतोष फैल गया। फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहना चाहूंगी, आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और रोचक क्वेश्चंस आपको आगे दिखने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ अंग्रेजों ने क्या किया? तो ये जो जफर साहब थे, इनके साथ क्या किया? इनको रंगून वर्मा में निर्वासित कर दिया। आज के समय में इसको रंगून वर्मा, आज के समय में इसको म्यांमार कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने बंदी बना लिया अंग्रेजों ने, और रंगून भेज दिया और निर्वासित मतलब देश से निकाल दिया। 1862 में इनका निधन हो गया और उनके निर्वासन के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की का औपचारिक अंत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, बी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन, और सी है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, डी है बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उनके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया तथा 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, जबकि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन से संबंध है इसका।
लॉर्ड रिपन से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक भारत में स्थापित पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था? जमींदारों के हितों की रक्षा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी लैंड होल्डर सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी बॉम्बे एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी सही है, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई थी 1838 में, बंगाल में की गई थी। इसे आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। इसका उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। इस संस्था ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष जमींदारों की समस्याओं और मांगों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है, के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास करना और विभिन्न वर्गों को एक राजनीतिक मंच पर लाना। इस संस्था ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, मुंबई में हुई थी, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। उस समय भारत के वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था? एओ ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी, बी सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही है, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, आपने जान लिया। माना जाता है कि एओ ह्यूम ने इस संस्था के लिए कांग्रेस का नाम का सुझाव दिया था। यह नाम अमेरिका के कांग्रेस से प्रेरित था और इसका उद्देश्य था भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधियों को एक राष्ट्रीय मंच पर एकत्र करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी दादा भाई नौरोजी, सी एओ ह्यूम, डी बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर सी सही है, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो थे एओ ह्यूम, प्रथम महासचिव। एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, यह भी हमने जाना। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको अब तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम बेडरबर्न और डी है हेनरी कॉटन। ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्ज यूल। ये अंग्रेजों में अगर देखा जाए तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल साहब। 1888 में 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश व्यापारी थे। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक मांगों का बहुत समर्थन किया था। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो इस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों के और हितों की रक्षा करना। बाद में यह भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। दोस्तों, आपको मेरी व्याख्या बड़ी बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे जो व्याख्या आपने अब तक मेरी सुनी है वो अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रही है। तो ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह प्रवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी
यही असत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों आदर्शों को व्यक्त करती है। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों का उल्लेख है। हालांकि प्रस्तावना स्वयं न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, इसीलिए यह संविधान का प्रवर्तनीय भाग नहीं मानी जाती है। धूमकेतु को किस नाम से जाना जाता है? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी उच्छल तारा, डी क्षुद्र ग्रह। उच्छल तारा। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैस से बना एक खगोलीय पिंड होता है। सूर्य के निकट आने पर इसकी चमकदार पूंछ सी दिखाई देती है। इसी कारण धूमकेतु को सामान्यतः उच्छल तारा कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है भारतीय संविधान का, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इसमें वर्णन किया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना तथा राज्य की मनमानी पर नियंत्रण रखना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली थी? अमेरिका। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स ने भारतीय संविधान निर्माताओं को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। इसी आधार पर संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचार एवं अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से उन विधेयकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका संबंध संवैधानिक या राष्ट्रीय महत्व के विषयों से हो सकता है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि ये टेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आंसर दीजिए फ्रेंड्स। और आप में से बहुत सारे जेनजी होंगे, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने इमोजी के द्वारा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा है। एक लाइक हमें जरूर दीजिए और अगर इसी तरह के आप वीडियो प्रॉपरली चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।